कभी सोचा है कि जब पैसा मतलब रुपए पैसे थे ही नहीं तो दुनिया चलती कैसे थी? आज हम यही समझने के लिए लगभग 3,500 साल पीछे जाने वाले हैं, ऋग्वेदिक काल की उस अनोखी अर्थव्यवस्था को देखने। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां ना सिक्के हैं, ना बैंक और ना ही आज की तरह कोई टैक्स का सिस्टम। तो फिर सब कुछ चल कैसे रहा था? चलिए पता लगाते हैं। सवाल तो ये बहुत बड़ा है ना। आज की दुनिया में रहते हुए तो ये सोचना भी लगभग नामुमकिन सा लगता है। पर ऋग्वेदिक लोगों के पास इसका एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन उतना ही पावरफुल जवाब था। तो देखिए, हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ये बिना पैसे वाली इकोनॉमी थी कैसी, फिर उनके लिए दौलत का असली मतलब क्या था, उसके बाद देखेंगे कि खेती की शुरुआत कैसे हुई, उस जमाने के कारीगर कौन थे, और आखिर में ये पूरा समाज धन दौलत और उपहारों से चलता कैसे था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस दौर को और उस समाज को समझते हैं। देखिए, ऋग्वेदिक लोग सेमी नोमैडिक थे, मतलब वो एक जगह पर हमेशा के लिए बसे हुए नहीं थे। वो अपने जानवरों, अपने मवेशियों के लिए नए नए चरागाहों की तलाश में घूमते रहते थे। कबीलों में इनकी जिंदगी बटी हुई थी और जरूरतें भी बहुत सीधी सादी थी। जीवन पूरी तरह से कुदरत से जुड़ा हुआ था। तो फिर सवाल वही है, उनकी इकोनॉमी का सेंटर क्या था? क्या कोई ऐसी चीज थी जो पैसे की जगह ले सकती थी? जी हाँ, बिल्कुल थी। उनकी पूरी की पूरी आर्थिक व्यवस्था सिर्फ एक चीज, एक ही संपत्ति के चारों तरफ घूमती थी। एक ऐसी संपत्ति जो उनके लिए लिटरली सब कुछ थी। और वो संपत्ति थी पशुधन, खासकर गाय। आप कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक इकोनॉमी की बुनियाद ही पशुपालन थी। गाय उनके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वो दौलत थी, ताकत थी और समाज में रुतबे का सबसे बड़ा सिंबल थी। जरा सोच कर देखिए, कोई कितना अमीर है ये इस बात से तय होता था कि उसके पास कितनी गायें हैं। कुछ खरीदना है तो उसकी कीमत गायों में चुकानी पड़ती थी। दूध और घी ये तो उनके खाने का सबसे जरूरी हिस्सा थे। इतना ही नहीं, जो बड़े बड़े यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान होते थे उनमें भी घी का ही इस्तेमाल होता था। और गाय इतनी इतनी ज्यादा कीमती थी कि उसके लिए लड़ाइयां तक हो जाती थी। ये शब्द देखिए जरा, गविष्ठी। इसका सीधा सीधा मतलब है गायों की खोज। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? यही शब्द वो लोग युद्ध या लड़ाई के लिए इस्तेमाल करते थे। मतलब इससे ज्यादा साफ क्या होगा कि लड़ाइयों की सबसे बड़ी वजह ही गायों पर कब्जा करना होता था। ये एक शब्द ही बता देता है कि गाय उनके लिए, उनके वजूद के लिए कितनी जरूरी थी। अच्छा, पशुपालन के साथ साथ एक और इकोनॉमिक एक्टिविटी धीरे धीरे अपनी जगह बना रही थी, और वो थी खेती यानी एग्रीकल्चर। हाँ, ये बात सही है कि समाज अभी भी मेनली पशुपालक ही था, पर अब वो लोग खेती का हुनर भी सीख रहे हैं और धीरे धीरे एक जगह बसने की तरफ बढ़ रहे थे। उस दौर की जो सबसे मुख्य फसल थी वो थी यव। आज हम उसे जौ या बार्ली के नाम से जानते हैं। और जमीन जोतने के लिए वो लांगल का इस्तेमाल करते थे, यानी कि हल का। हाँ, उस वक्त सिंचाई के कोई खास साधन नहीं थे, तो खेती पूरी तरह बारिश पर ही डिपेंड करती थी, और इसीलिए अभी भी छोटे स्केल पर ही होती थी। यहाँ पर ना ओनरशिप का कॉन्सेप्ट भी बहुत अलग था, आज जैसा बिल्कुल नहीं। जो मवेशी थे जैसे गाय, घोड़े, वो किसी एक इंसान की पर्सनल प्रॉपर्टी होते थे। लेकिन जमीन यानी खेत और चरागा वो किसी एक की नहीं होती थी, वो पूरे कबीले की, पूरी कम्युनिटी की साझा संपत्ति होती थी। ये उनके कम्युनिटी में रहने के तरीके का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो चलिए अब इस इकोनॉमी की तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करते हैं और बात करते हैं उन स्किल्ड कारीगरों की जो इस समाज का एक बहुत जरूरी हिस्सा थे। क्योंकि जिंदगी सिर्फ खेती और जानवरों को पालने तक ही तो सीमित नहीं थी, है ना? कई तरह के दूसरे हुनर और क्राफ्ट्स भी डेवलप हो रहे थे। उस समाज में कई तरह के माहिर कारीगर थे, जैसे कि बढ़ई, जो रथ बनाते थे, और रथ उस जमाने में लड़ाई और आने जाने के लिए कितने जरूरी थे ये हम जानते हैं। फिर थे स्वर्णकार, जो खूबसूरत गहने बनाते थे। लोहार थे, जो तांबे और कांसे से हथियार और औजार तैयार करते थे। और हाँ, बुनकर भी थे जो कपड़े बनाते थे। इन सब हुनरमंद लोगों की वजह से ही समाज काफी हद तक आत्मनिर्भर था। और जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, सिक्के तो थे ही नहीं, तो सारा का सारा व्यापार, सारा ट्रेड बाटा सिस्टम से चलता था। यानी एक चीज के बदले दूसरी चीज। मिसाल के तौर पर, अगर किसी को एक रथ चाहिए तो वो शायद उसके बदले में कुछ गायें दे देता होगा।
मतलब यहाँ भी लेन देन का जो स्टैंडर्ड था वो गायें ही थी। तो अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प सवाल पर। अगर कोई टैक्स का सिस्टम ही नहीं था, तो फिर राजा या जो कबीले का सरदार होता था वो शासन कैसे चलाता था? रिसोर्सेज का बंटवारा कैसे होता था? इसका जवाब उनकी अनोखी सोशल व्यवस्था में ही छिपा है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी शब्द सामने आता है, बलि। अब ये आज के टैक्स जैसा बिल्कुल भी नहीं था। ये एक वॉलेंटरी गिफ्ट था, एक भेंट जो लोग अपनी मर्जी से, अपनी क्षमता के हिसाब से अपने राजा को देते थे। ये एक तरह की सामाजिक जिम्मेदारी थी, कोई कानूनी मजबूरी नहीं थी। और ये पूरा सिस्टम है ना, एक बड़े मजेदार साइकिल की तरह काम करता था। देखिए, लोग राजा को बलि के रूप में गिफ्ट्स देते थे। फिर राजा उस धन का इस्तेमाल पूरे समुदाय की भलाई और सुरक्षा के लिए करता था, जैसे बड़े बड़े यज्ञ करवाना। और फिर इन यज्ञों को जो पुरोहित करवाते थे, उन्हें दक्षिणा के रूप में उपहार मिलते थे, जिसमें गायें, सोना, कपड़े ये सब शामिल होता था। तो आप देखिए, ये जो दान या उपहार देने का सिस्टम था, ये सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं था, ये सोशल स्टेटस का भी एक सिंबल था। जिसके पास जितना ज्यादा होता था, वो उतना बड़ा दान देकर समाज में उतनी ही इज्जत पाता था। और इस तरह ये गिफ्ट देने का सिस्टम ही दौलत को समाज में दोबारा बांटने का, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन का एक मुख्य तरीका बन गया। तो अगर हम सब कुछ समेटकर देखें तो ऋग्वेदिक इकोनॉमी का ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा था। पशुपालन इसका मेन पिलर था। खेती धीरे धीरे उभर रही थी। व्यापार के लिए गाय ही करेंसी थी। जमीन सबकी थी, पर जानवर पर्सनल थे। और कोई फॉर्मल टैक्स नहीं था, बल्कि गिफ्ट्स देने का एक बेहतरीन सिस्टम था जो समाज को आपस में जोड़े रखता था। हम इसे एक लाइन में ऐसे कह सकते हैं कि ये एक ऐसी इकोनॉमी थी जो सिक्कों पर नहीं, बल्कि कम्युनिटी की भावना, मवेशियों की कीमत और यज्ञ जैसे सामाजिक समारोहों के ताने बाने पर टिकी हुई थी। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ये 3000 साल पुरानी आर्थिक व्यवस्था आज हमें दौलत और कम्युनिटी के असली मतलब के बारे में कुछ सिखा सकती है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।